नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 जून और आज हम लोग देखेंगे दैनिक क्विज के इस सेशन में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, जगन्नाथ रथ यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। यह भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इसे गुंडिचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव के लिए रथ के निर्माण के लिए धौरा और फांसी के पेड़ों के लट्ठे की आवश्यकता होती है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे पीएम के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा शुभकामनाएं अर्पित करी गई हैं। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अब देखिए, जैसे उड़िया जो कैलेंडर होता है ना, उसके हिसाब से अगर बात करें तो आषाढ़ का महीना, और इसमें भी आषाढ़ का जो तीसरा महीना होता है, इसके अंदर आता है शुक्ल पक्ष। तो इस शुक्ल पक्ष के द्वितीया में इस यात्रा को स्टार्ट करा जाता है। टोटल 9 दिन की यात्रा होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा, तीनों के अलग अलग रथ बनाए जाते हैं और तीनों की यात्राएं होती हैं। बेसिकली जब जगन्नाथ पुरी की बात करते हैं मंदिर की, तो उसको यमनिका तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो यम है, जिनको मृत्यु के देवता कहा जाता है, तो उनकी शक्तियां जगन्नाथ पुरी में निरस्त हो जाती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है उसमें 4 द्वार आते हैं। एक आपका सिंह द्वार होता है, एक अश्व द्वार, एक व्याघ्र द्वार और अंतिम होता है हस्ती द्वार। पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा। गुंडिचा यात्रा के नाम से भी जानते हैं, यह भी कथन एकदम सही हो जाएगा। और जो रथ होता है उसके निर्माण के लिए फांसी और धौरा, ये उसके साइंटिफिक नाम है, तो इनको भी एक बार देख लीजिएगा। इनकी लकड़ी की आवश्यकता यहां पर होती है, तो तीनों ही कथन यहां पर सही हो जाएंगे। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इसे महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के अवसर पर 1969 में शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह केवल संस्थानों और संगठन को ही दिया जा सकता है, व्यक्तियों को नहीं। इसको करने का प्रयास करिए। अब जैसा कि आपको पता है, गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज मिला है, तो इसको लेके कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो आलोचना भी कर रही हैं। तो खैर, हमें उस आलोचना के अंतर्गत नहीं जाना है। हमारे लिए बेसिक जानना यह है कि गांधी पीस प्राइज जो है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली चीज तो जान लीजिए कि ये एक वार्षिक पुरस्कार है। 1995 से इसको स्टार्ट किया गया था। वहां पर 125वीं जयंती महात्मा गांधी की मनाई जा रही थी, उसके उपलक्ष्य में। बेसिकली ये उनको दिया जाता है जो शांति के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समाज का कल्याण करते हैं, समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, मानव के कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार किसी राष्ट्रीयता, वर्ग, भाषा, जाति, पंथ, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को यह मिल सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई संस्थान हो, संगठन हो, उनको भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। अगर इस वर्ष के पुरस्कार की बात करें तो यह गीता प्रेस को मिला है। गीता प्रेस जो है 14 भाषाओं में, ऐसा बोला जाता है कि 40 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें यहां पर पब्लिश कर चुकी हैं। आध्यात्मिकता को ले लें, संस्कृति को, भारतीय इतिहास को, नैतिकता को, तो इन सारे विषयों पर गीता प्रेस ने अपनी बुक्स को पब्लिश किया है। तो अब देखिए, 100वीं जयंती नहीं थी, यहां पर 125वीं जयंती थी, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषणा करी जाती है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। लिखा हुआ है केवल संस्थानों और संगठनों को मिलता है, व्यक्तियों को नहीं, तो ये भी गलत है। व्यक्तियों को भी ये दिया जाता है। तो यहां पर केवल एक कथन सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अंतर्जलीय पनडुब्बी टाइटन निम्नलिखित में से किस कारण में चर्चा में है। अभी तक आपको इसकी बारे में न्यूज मिल चुकी होगी। इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए। अब देखिए, आपको पता है एक कंपनी है ओशियन गेट, ठीक है, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। तो इसने एक सबमर्सिबल है, उसका नाम है टाइटन। ये बेसिकली कंपनी क्या करती है कि समुद्र के अंदर का जो टूरिज्म वगैरह होता है उसको ये लोगों के द्वारा करवाती है। तो यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे देख के, और आपको पता है कि एक जहाज था काफी ज्यादा फेमस, टाइटैनिक, इस पर मूवी भी बनी है 1912 में। ये जो जहाज था, जिसका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो RMS टाइटैनिक बोला जाता है, अटलांटिक ओशियन में डूब गया था। यूनाइटेड किंगडम से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा था, तो बीच में अटलांटिक ओशियन में ये डूब गया। तो काफी ज्यादा बड़ी इसको ट्रेजेडी कहा जाता है, मानवीय त्रासदी के रूप में देखा जाता है। बाकायदा इसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो यहां पर जो इसका मलबा है, 1985 के आसपास इस मलबे को खोजा गया था। तो बेसिकली आप इसको गूगल करेंगे तो आपको जो शिप का फ्रंट होता है वो आपको दिख जाएगा। तो उस मलबे को देखने के लिए ये जो टाइटन सबमर्सिबल है और ओशियन गेट का, बेसिकली ये कुछ टूरिस्ट को लेके यहां जा रहे थे।
एक टूरिस्ट की यहां पर अगर टिकट की बात करें तो 2.5 करोड़ रुपए, मतलब इसको अगर आपको देखना है तो 2.5 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। बट ये यहां पर मिसिंग हो गई है। अब चूंकि ये इतनी छोटी होती है कि इसमें 4 से 5 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं केवल, तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ा यहां पर खतरा यही बताया जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से ये जो टाइटन सबमर्सिबल है ये चर्चा में आ गई। तो अब आप इस ऑप्शन को समझ गए होंगे, तो इसका परफेक्ट ऑप्शन है डी। इसे लोगों को टाइटैनिक के जो भग्नावशेष हैं उसको देखने के लिए लॉन्च किया गया था, तो बेस्ट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, समाचारों में रहे स्थान और उनके देशों से संबंधित आपके सामने कुछ पेयर दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कि ये इनमें से कौन से पेयर सही हैं। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया है और उसमें पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। $4.8 बिलियन की ये डील हुई है जिसमें चाइना जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा और इसका जो पावर है वो 1200 मेगावाट बताया जा रहा है और इसका नाम जो है वो है चश्मा फिफ्थ। ये नाम ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है। अब देखिए, जब चश्मा की बात करेंगे तो ये इसीलिए पूछा गया है यहां पर आपसे कि आपको पता होना चाहिए कहां पर है। तो ये पाकिस्तान में, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में और खिरसान यूक्रेन में। आपको पता है खिरसान जो है वो बाढ़ के खतरे से जूझ रहा है। तो यहां पर तीनों ही युग्म एकदम सही हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के तहत रखा जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको करिए। अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया और अभी आप देखोगे हाल ही में इसको पूरा 51 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिकली ये अधिनियम क्या कहता है, जो भी जंगली जानवर होते हैं ना, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इनका संरक्षण करना है, इनके आवासों का संरक्षण करना है, इनके व्यापार का संरक्षण करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए सारे रेगुलेशंस, नियम कानून इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इसमें कुछ अनुसूचियां दे रखी हैं। जैसे आप अगर इसकी पहली अनुसूची की बात करोगे तो इसमें सबसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिला हुआ, जैसे काला हिरण, हिम तेंदुआ, तो इन सबको। इसी तरीके से सेकंड सूची आती है, उसमें थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन है। ऐसे ही इसकी एक 5वीं सूची आती है जिसमें वर्मिन प्रजातियों की बात करी जाती है। वर्मिन का मतलब होता है कि जैसे ऐसे जानवर जो किसी समस्या का कारण बन सकते हैं, वो चाहे मनुष्यों के लिए हो या जानवरों के खुद के लिए हो या हमारी कृषि के लिए हो, जैसे कौवा हो गया, चमगादड़, चूहे, तो उनके लिए कहां पर प्रावधान है, शेड्यूल 5 में। अब जब शेड्यूल 6 की बात करते हैं, जो ये प्रश्न में पूछा गया है, तो ये बेसिकली पौधे की बात करता है, पौधे के संरक्षण की, पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है इनके व्यापार के लिए, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए, आज के तथ्य में नजर डालते हैं, बड़े बांधों पर अंतरराष्ट्रीय आयोग। ये सम्मेलन जो है इसकी वार्षिक बैठक हुई है स्वीडन के गोथनबर्ग में। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बांधों के ऊपर यहां पर इस सम्मेलन में बातचीत होती होगी। तो जो भी हमारे डैम बनाए जाते हैं ना, उनका किस तरीके से मैनेजमेंट करा जाना है, कैसे उनकी सिक्योरिटी करी जानी है। अभी कभी डैम में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या मानवीय गलती के कारण कोई रिसाव होने लगता है, तब क्या करना होता है। कभी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप वगैरह आ जाते हैं, उस केस में बांधों की मरम्मत करना, ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाई जा सकती है। और मान लीजिए बांध कभी लीक होता है या टूटता है तो उससे जो भी पानी है, ठीक है, वो पानी जो है वो शहरों की तरफ या गाँवों की तरफ आएगा, तो लोगों को किस तरीके से वहाँ से निकालना है, उनका पुनर्वास कैसे करना है, इन सारे पॉइंट पर, मतलब अगर मैं इसकी समरी बताऊं तो बांध से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनके मेंटेनेंस की, उन सब बातों पे चर्चा इस बैठक में हुई है। भारत की तरफ से कौन यहां पर पार्टिसिपेट करने गया है, वो है हमारा एनएचपीसी लिमिटेड। अब एनएचपीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बोलते हैं और ये पब्लिक सेक्टर की एक हाइड्रो पावर कंपनी है। तो इसने स्वीडन में जाके इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करा। इसने ये बताया कि भारत की अगर बात करते हैं ना, तो उसमें एनएचपीसी जो है ये क्या पॉलिसीज बनाती है, इनके पोटेंशियल का यानी कि इनकी क्षमता का यहां पर प्रेजेंटेशन करा गया। किस तरीके से एनएचपीसी के जो इंजीनियर्स हैं उनके पास जो नॉलेज है वो इस मीटिंग में शेयर करी गई। और इस मीटिंग में जो बाकी देश आए थे उन्होंने भी अपनी नॉलेज जो है वो सारे देशों के साथ शेयर करी। तो इस तरीके का जो सम्मेलन होता है उसको बोला गया है बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सम्मेलन। अब अगर इस आयोग की बात करें तो ये भी जान लीजिए कि इस आयोग की जो स्थापना थी वो 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस यानी कि फ्रांस में देखने को मिलेगा। इस आयोग का काम ही होता है कि जितने भी ये डैम होते हैं ना,
तो जिस देश में ये हैं उन सबके इंजीनियर्स को एक मंच पर लेके आना, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उसको साझा कराना, एक दूसरे की प्रॉब्लम पे चर्चा करना, जिससे कि हमें इनको सिक्योर रख पाए। चलिए आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। एक, आज के द हिंदू में हम लोगों ने चर्चा करी थी 1267 लिस्ट के ऊपर, और दूसरा ग्रीन वॉशिंग। ये क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर करिएगा। तो आज के डेली क्विज में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का डेली क्विज आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।